गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारे एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा सब्जेक्ट है? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आपके एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है। कौन सा है? एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसमें से हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। तो यूनिट फर्स्ट में हमने कुछ वीडियो को आपको पढ़ा दिया है, जैसे कि कुछ थोड़ा सा बहुत छोटा वीडियो बनाए थे, जैसे कि टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, इतना आपको बता दिए हैं। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका की फीचर क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा एग्जाम्पल भी हमने दिए थे, सिंपल भाषा में इसको समझाए भी थे। तो आप अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको ये वाली टॉपिक समझने में बहुत इजी रहेगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ द टारगेटिंग, मतलब ऐसा जो टारगेटिंग होता है, टारगेटिंग साइट पे जो दवा पहुंचती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है। अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आर्या फार्मेसी करके एक चैनल है, आप वहां से सर्च करिए, सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको इजिली जो ऑफलाइन की वीडियो मिली है वो भी आपको दिखेगी, जो जो आपके ऑनलाइन की जो लाइव क्लासेस की वीडियो है वहां पे भी आपको दिखेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये नोट्स भी हम वहीं पे डाल देंगे, आप नोट्स से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। टारगेटिंग टाइप्स क्या क्या होती हैं? पहला होता है पैसिव टारगेटिंग टाइप। कौन सा होता है? पैसिव टारगेटिंग। ड्रग रीच बाय द नेचुरली बॉडी कंडीशन, ठीक है। मतलब इसमें जो दवा होती है ये आपके बॉडी कंडीशन से ही, पैसिव डिफ्यूजन से ही रीच करती है। किससे रीच करती है? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही दवा रीच करती है। यहाँ पे भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स काम करता है। क्या काम करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पैसिव डिफ्यूजन, जैसे जब हमने आपको ड्रग ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे थे, ड्रग एक्रॉस मेम्ब्रेन, ड्रग ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन जब हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो एक दवा होती है वो ब्लड में कैसे रीच करती है, अच्छे से हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो हमारे उसमें भी जो दवा होती है वो ब्लड में कैसे रीच करती है, तो 4-5 प्रोसेस को फॉलो करती है। पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन और फैसिनेटेड डिफ्यूजन था, इंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, जिसमें से एक आपका इसमें आएगा टारगेटिंग में पैसिव डिफ्यूजन। ये भी जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, इसको भी टारगेटिंग दवा इस प्रोसेस को फॉलो करके अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। ये भी आपके फ्रिक्स फर्स्ट लॉ पे डिपेंड करता है, फ्रिक्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के नाम से जानते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स कहता है कि जब हमारी दवा हाई कंसंट्रेशन से, जब हमारी दवा कहां से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है विदाउट इन्वेस्ट एनर्जी, जब हमारी दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है विदाउट इन्वेस्ट एनर्जी, तो उसी को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में हमारी जो दवा होती है वो हाई कंसंट्रेशन से कहां पे मूव करती है? लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो पैसिव डिफ्यूजन में भी यही होता है, एक बॉडी के नेचुरल तरीके से अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, ठीक है। बात समझ में आई? एग्जांपल की बात करें, जैसे ट्यूमर्स, जो ट्यूमर ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? ट्यूमर की जो ब्लड वेसल्स होती है, ट्यूमर ब्लड वेसल्स आर लीक, इसमें क्या होता है? ट्यूमर ब्लड वेसल्स को लीक कर दिया जाता है, ठीक है। ड्रग इजिली एक्यूमुलेट देयर, मतलब कि ट्यूमर ब्लड वेसल्स को, जैसे यहाँ पे हमारी ट्यूमर है और यहाँ से ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है, तो यहाँ से ही क्या होता है? इसको लीक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इस ब्लड वेसल्स को यहीं से लीक कर दिया जाता है। एक मिनट,
जैसे ये हमारी ट्यूमर सेल है और इस ट्यूमर सेल्स को एक ब्लड वेसल्स क्या कर रही है, ये हमारी ट्यूमर सेल्स है, इस ट्यूमर सेल्स को एक ब्लड वेसल्स ब्लड को सप्लाई कर रही है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इस ट्यूमर सेल्स को ब्लड दे रही है। अब इस केस में क्या होता है कि इस ट्यूमर सेल्स के जो ब्लड वेसल्स है, जो इसको ब्लड दे रही, मतलब इस ट्यूमर को जो ब्लड दे रहा है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को क्या कर दिया जाता है, लीक कर दिया जाता है। यहाँ से क्या कर दिया जाता है, लीक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड होते हैं वो यहीं पे अपने टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे ही मूव करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड टारगेटिंग बोलते हैं। बात समझ में आई? इसमें बेसिकली ट्यूमर सेल्स को क्या कर दिया जाता है, लीक कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? क्या हो गया भाई? ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया ना ब्लड वेसल्स को, दिस इज कॉल्ड ईपीआर इफेक्ट, इनहेंस परमेबिलिटी एंड रिटेंशन। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, ईपीआर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये परमेबिलिटी, एक दवा की परमेबिलिटी और इफेक्ट को इंक्रीज करने का काम करती है। इनहेंस परमेबिलिटी रिटेंशन क्या होती है, एक दवा की परमेबिलिटी रिटेंशन को क्या करती है, मतलब जब ट्यूमर के ब्लड वेसल्स को लीक करके ट्यूमर के पास दवा को एक्युमुलेट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, ईआरपी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ईआरपी। ईआरपी इफेक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनहेंस परमेबिलिटी एंड रिटेंशन। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है, इनहेंस परमेबिलिटी एंड रिटेंशन। आई होप आपको समझ में आया होता है, हो रहा होगा। फिर इसके बाद क्या है, एक्टिव टारगेटिंग। एक्टिव टारगेटिंग में ड्रग इज अटैच विथ ए लिगेंड। इसमें क्या होता है कि दवा को एक लिगेंड के साथ अटैच कर दिया जाता है। दवा को क्या किया जाता है, एक लिगेंड के साथ अटैच किया जाता है। वो लिगेंड क्या करता है, उस दवा को ले जाके टारगेट साइट ऑफ सेल्स पे छोड़ देता है। जैसे कैंसर के सेल्स हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, कैंसर की जो सेल होती है उसके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ठीक है, ड्रग को एंटीबॉडी के पास इंडिकेट कर दिया जाता है। ड्रग को किसके पास इंडिकेट कर दिया जाता है, एंटीबॉडी, मतलब ड्रग को एंटीबॉडी के पास जोड़ दिया जाता है। ये एंटीबॉडी ड्रग को लेते लेते जाएगी, ये जो हमारे कैंसर की सेल्स है इस पे क्या प्रेजेंस है, एंटीजन, और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड करके वहां पे ड्रग को रिलीज कर देती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्टिव टारगेटिंग कहते हैं। एक्टिव टारगेटिंग में दवा को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे तो पहुंचाया जाता है, लेकिन किसी लिगेंड के थ्रू पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, किसी लिगेंड के थ्रू। ठीक है, कैंसर के सेल के पास पहुंचा दिया जाता है। जैसे जो कैंसर की सेल्स होती है उस पे एक रिसेप्टर एक्टिव है, उस पे एक रिसेप्टर प्रेजेंस होते हैं। दवा को एंटीबॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है, दवा को एंटीबॉडी के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। वो एंटीबॉडी दवा को बाइंड करके डायरेक्टली लेकर जाती है, कैंसर के सेल पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड कर लेती है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, फिजिकल टारगेटिंग। फिजिकल टारगेटिंग में इसमें दवा को मैग्नेटिक रेडिएशन से दिया जाता है। ठीक है, किसके, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स गाइडेंस बाय द मैग्नेट, मतलब कि जैसे आपका हम बोल सकते हैं सीटी एक्सरे वगैरह हो गया, जो एमआरआई हो गया, इसमें काम ज्यादा आता है। ठीक है, ये आपके टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे प्रेजेंस बीमारियों को देख सकता है। ठीक है, और वहीं पे दवा को डिलीवर भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद क्या है, इवेंट इन ड्रग टारगेटिंग। अब ड्रग टारगेटिंग में कौन कौन सा इवेंट होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा क्या है, सर्कुलेशन, तीसरा कौन सा है, अवॉइड बायोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है, स्टेप 4 में क्या है, टारगेट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, पांचवा क्या है, बाइंडिंग, फिर इसके बाद क्या है, सेलुलर अपटेक, फिर ड्रग रिलीज, इसके बाद आठवां क्या है, एक्शन। 8 में इवेंट है, बायोलॉजिकल इवेंट 8 टाइप के होते हैं। ठीक है, इवेंट दिया है, एम फार्मा में इवेंट दिया है। ड्रग टारगेटिंग का इवेंट, बायोलॉजिकल इवेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, जब आप दवा को इंजेक्शन या फिर ओरल के थ्रू लेते हैं, जब आप दवा को इंजेक्शन या फिर ओरल के थ्रू लेते हैं तो वो दवा कहाँ पे पहुंचती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है। कहाँ पे पहुंचती है,
सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि ड्रग ट्रेवल इन द ब्लड। आप दवा को ओरल लिए या फिर इंजेक्शन से देंगे तो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, लेकिन अगर आप ओरल ले रहे हैं इंजेक्शन में, अगर आप वेन से ले रहे हैं तब ब्लड में जाएगा, लेकिन अगर आप आईएम ले रहे हैं तो ब्लड से भी, मसल से भी वो दवा ट्रेवल करते करते ब्लड में पहुंचेगी। तो ओरल ले रहे हैं तो वो दवा आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आप दवा खाए हैं वहां से ट्रेवल करते करते किसमें पहुंचेगी, ब्लड में पहुंचेगी, उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ब्लड में दवा ट्रेवल करेगी, क्या करेगी, ब्लड में दवा ट्रेवल करेगी। अब जब ब्लड में दवा ट्रेवल करती है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, बॉडी में भी रिमूव इट। इसमें क्या होती है कि दवा आप जो आपकी बॉडी होती है इस दवा को रिमूव कर सकती है। कैसे रिमूव कर सकती है, क्योंकि जो आपके बॉडी में भी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी एक टाइप की क्या है, इम्यून सेल है। क्या है, इम्यून सेल है। जैसे ही दवा आपके ब्लड में जाती है तो ये इम्यून सेल इस दवा को क्या समझ लेता है, इस दवा को क्या समझ लेता है, फॉरेन पार्टिकल, फॉरगेट पार्टिकल समझ लेता है, मतलब हानिकारक पदार्थ समझ के उस दवा को खराब भी कर सकता है। तो उसके लिए आपका एक काम करता है, कौन सा काम करता है, ईपीआर मतलब इनहेंस परमेबिलिटी रिटेंशन, एक काम करता है, ठीक है, उसको बाइंड कर लेता है तो वो थोड़ा सा मदद करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो दवा को जहां से आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे ओरल और आईवी, वो सर्कुलेट करते करते आपके ब्लड में जाएगी, ब्लड में ट्रेवल करेगी, लेकिन ब्लड में ट्रेवल करते समय एक प्रॉब्लम आती है, मतलब आपका डब्ल्यूबीसी उस दवा को फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको मार भी सकता है, ठीक है। अवॉइड बायोलॉजिकल बैरियर, इसके मस्ट दवा जो होती, ड्रग मस्ट अवॉइड, जो दवा होती है वो अवॉइड करती है एंजाइम को, इम्यून सिस्टम को। अगर कुछ ऐसी भी एंजाइम होती है जो इस दवा को खराब करने का काम भी कर सकती हैं, ठीक है, और जो आपके इम्यून सिस्टम होते हैं वो इस दवा को फॉरेन पार्टिकल समझ के खत्म करने का काम करते हैं, लेकिन इस दवा को अवॉइड किया जाता है ताकि कोई भी एंजाइम इस दवा को खराब ना करे, और कोई जो इम्यून सिस्टम है इस दवा को फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको खत्म ना करे। तो दवा पे क्या किया जाता है, एक कोटिंग की जाती है, क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, पीईजी की कोटिंग की जाती है, ठीक है। किसकी कोटिंग की जाती है, पीईजी, जैसे ये हमारी एक दवा है, ठीक है, इस दवा के ऊपर एक कोटिंग की जाती है, ये हमारी दवा है, तो इस दवा के ऊपर क्या किया जाता है, एक ऊपर से कोटिंग कर दिया जाता है। ये कौन सी कोटिंग है, पीईजी। इसके अंदर ही क्या भरी रहती है, दवा भरी रहती है, लेकिन जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो इसको पहचानता है, ये जो आपने कोटिंग किया है इसको पहचानता है, लेकिन दवा को नहीं पहचानता है, तो इसको पहचान कर वापस चला जाता है, इसलिए इस दवा को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग किया जाता है। पहले दवा को एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, इवेंट पढ़ा रहे हैं, इवेंट इन द ड्रग टारगेटिंग सिस्टम, ड्रग टारगेटिंग सिस्टम की इवेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले दवा सर्कुलेट करेगी, पहले एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, फिर वो पूरे बॉडी में ट्रेवल, आपके बॉडी में ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेवल करते करते ब्लड में जाएगी, ब्लड में भी ट्रेवल करेगी, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उस दवा को कीड़ा, उस दवा को आपके डब्ल्यूबीसी खत्म भी कर सकते हैं। तो उसके प्रिवेंशन के लिए अवॉइड किया जाता है बायोलॉजिकल बैरियर को, अवॉइड किया जाता है बायोलॉजिकल बैरियर, जैसे कुछ एंजाइम भी होती है, आपके इम्यून सिस्टम उस दवा को खराब भी कर सकती है, तो दवा पे एक कोटिंग की जाती है, किसकी, पीईजी की कोटिंग की जाती है ताकि उससे बचा जाए, ठीक है। फिर स्टेप 4 में टारगेटिंग रिकॉग्नाइजेशन, और क्या है, टारगेटिंग रिकॉग्नाइजेशन, ड्रग आइडेंटिफाई टारगेट सेल्स, ड्रग को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है टारगेट सेल्स को, मतलब कैंसर सेल्स को, कैंसर सेल्स पर प्रेजेंस रिसेप्टर को टारगेट कर दिया जाता है। फिर बाइंडिंग, ड्रग बाइंड टू टारगेट सेल्स, ड्रग को टारगेट सेल्स पे मतलब एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर दिया जाता है, ड्रग को एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया जाता है, और पहले से कैंसर सेल्स पर प्रेजेंस रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाकर ड्रग को एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया जाता है, ये एंटीबॉडी ड्रग को लेकर जाता है कैंसर सेल्स के रिसेप्टर पर बाइंड कर देता है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर 6 कौन सा है, सेलुलर अपटेक। इसके अलावा वो यहाँ पे हमारी जो दवा होती है उसका पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, सेलुलर अपटेक, मतलब वो दवा इंडोसाइटोसिस करती है, जो आपकी सेल्स होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है
वहां पे पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वहां पे दवा डायरेक्टली इंडोसाइटोसिस कर ली जाती है, मतलब जो सेल होती है वो दवा को खा जाती है। क्यों? क्योंकि दवा आपके लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल होने के कारण वो अपने पार्टिकुलर एंटीबॉडी से बाइंड रहते हैं। ठीक है, ड्रग रिलीज, ड्रग इज, फिर इसके बाद क्या है? सेलुलर अपटेक हो गया। फिर इसके बाद 7वां स्टेप क्या है? ड्रग रिलीज। ड्रग रिलीज होता है इनसाइड द सेल। ड्रग अपने चल रहे हैं। ड्रग क्या होता है? ड्रग इज रिलीज इनसाइड द सेल, मतलब कि जैसे ही दवा को दिया जाता है वो ब्लड में जाता है तो ये क्या करता है? अपने साइट ऑफ सेल्स पे रिलीज होता है, कहीं और नहीं, अपने साइट ऑफ सेल्स पे ही रिलीज होता है। 8वां में क्या है? एक्शन। जैसे अपने साइट एक्शंस पे रिलीज होता है तो वहां से अपना एक्शन शो कर देता है। तो ये 8 क्या होते हैं? इवेंट होते हैं टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। ये टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम के 8 आइटम होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, अवॉइड बायोलॉजिकल बैरियर हो गए, ठीक है, और टारगेटिंग रिकॉग्नाइजेशन होते हैं जिसमें रिसेप्टर पर सेल, कैंसर सेल पर प्रेजेंट रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। बाइंडिंग हो गया, सेलुलर अपटेक हो गया, ड्रग रिलीज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।